हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अभी फ़िलहाल मैं अपने चैनल पर पढ़ा रही हूं भारतीय काव्य शास्त्र, और इसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 6 रहने वाली है। और जो कैंडिडेट मान लो आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है और उसने अभी तक ये 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही हम तैयारी कर रही हैं TGT PGT एस्टेट की, और TGT PGT एस्टेट की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट में जब जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा रखा है, बस 3 विधाएं रहती हैं, तो उनमें भी लगभग 60 से आसपास हमारी वीडियोस हैं, और उनमें ही मैंने सारी काव्यशास्त्र वाली वीडियोस भी ऐड कर रखी हैं। वैसे इसकी काव्यशास्त्र की एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो सारी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, और जो काव्य शास्त्र का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही UGC नेट और अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट का जो टेट है एग्जाम है, या जो भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर भारतीय काव्य शास्त्र पूछा जाता है, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज है 30 दिसंबर, और आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और दिन में मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने काव्य के लक्षण पढ़े थे। लेकिन वो जो काव्य के लक्षण पढ़े थे, अब देखो काव्य के लक्षण बताने वाले संस्कृत के आचार्य अलग हैं, और हिंदी के भी कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण के बारे में बातचीत की, काव्य के लक्षण की परिभाषा दी, काव्य लक्षण पर अपने मत रखे। तो यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संस्कृत के आचार्य कवि पढ़े थे काव्य लक्षण के ऊपर, जिन्होंने अपने मत दिए थे। और आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी काव्य लक्षण, यानी कि हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। हिंदी के अधिकांश काव्य लक्षणों में, साथ ही देखो मैंने ऐसे नोट्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपको संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो। ये नहीं कि एक एक लाइन के प्रश्न जो है जिससे आप पढ़ते हैं तो फिर वो ना चीज़ें समझनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं, कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं, वहाँ पर वो पॉइंट आपको रटने पड़ते हैं। हाँ, थोड़े से मैं सब्जेक्टिव टाइप का मैटर लेकर आई हूँ, इसमें से आप अपने नोट्स बनाई, जो बातें आपको अच्छी लगे उन्हें आप अपने नोट्स में डाल लें, ठीक है, और ऐसे से समझने में आसानी रहती है। तो हिंदी साहित्य के जो कवि हैं उन्होंने जो काव्य लक्षण बताए वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। हिंदी के अधिकांश काव्य लक्षणों में मौलिकता कम दिखाई देती है। मौलिकता होता है मूल बात, ठीक है, मूल मतलब जड़, कि इसमें एक तो होता है कि किसी की देखा देखी कह दिया कोई बात, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा और आपने अपनी नज़रों से देखकर उसे आप अपनी बातें न कहना, जबकि औरों के बारे में, औरों से आपने उसके बारे में जो सुन रखा था वही बात, या उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह देना, वो बात जो होती है ना, तो अपनी खुद उसे, जिस बंदे को आप देख रहे हो, अगर उसको खुद को देखकर आप अपनी दृष्टि से और अपने विचार से उसके ऊपर कोई बात कहते हैं तो वो होती है मौलिक बात, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो काव्य के लक्षण थे, तो संस्कृत आचार्यों ने अपने मत रखे, लेकिन हिंदी के जो अधिकांश कवि थे जिन्होंने काव्य के लक्षण बताए तो उनमें मौलिकता कम है, मतलब उनके मूल विचार कम हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले के। हिंदी काव्य में पर्याप्त लक्षणों में तो अधिकांश लक्षण संस्कृत के लक्षणों पर ही आधारित है। अब आप देखेंगे कि हिंदी के जो कवि हैं हिंदी साहित्य के, और जिन्होंने काव्य के लक्षण बताए, उनमें से अधिकांश जो पहले के कवि हैं उन्होंने तो वही लक्षण बताए जो संस्कृत के आचार्यों ने बताए थे, और आधुनिक लक्षणों पर अधिकांश प्रभाव अंग्रेजी का है। फिर भी कुछ लक्षण महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन बातों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ही मत आता है आचार्य केशव का, और केशव, कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी जहाँ पर केशव से संबंधित प्रश्न न पूछा जाए
तो केशव का एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि केशव किस प्रकार के कवि हैं या किस प्रकार के आचार्य हैं। तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी कि ये अपने काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। अलंकार विहीन कविता को वे शोभा रहित नारी के समान मानते हैं, इन्होंने लिखा है। मतलब इनका कहना है कि कविता जो है अगर उसमें अलंकार नहीं है तो वो उसी प्रकार से शोभा नहीं देती जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती। अब ये पंक्ति है आप सबके सामने और ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति। वैसे भी परीक्षा में ये पंक्ति देकर पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो याद रखना है कि आचार्य केशव की ये पंक्ति है। पंक्ति क्या है? यद्यपि जाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिना न सोई कविता वनिता मीत। कह रहा कि यद्यपि जाति सुलक्षणी, चाहे किसी स्त्री की जाति कितनी अच्छी हो, वो कितनी ही सुलक्षणा हो, सुब्रन सरस सुव्रत, चाहे उसका स्वभाव जो है, देखो नीचे अर्थ दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ऐसे नोट्स आपके लिए चूज़ किए हैं। वैसे तो आप अधिकांश जो किताबें देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये 2 लाइनें मिल जाएंगी, लेकिन इस लाइनों का जो अर्थ है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात इन्होंने केशव क्या कहना चाहते हैं? उत्तम जाति, देखो यद्यपि जाति, अच्छे लक्षण मतलब सुलक्षणी, सुब्रन मतलब सुंदर वर्ण यानी कि रंग, और सरस, सरस का मतलब रस, सरस का मतलब रस, और अच्छे वृत्त, सुवृत्त, वृत्त का मतलब ये शब्द कई बार आता है, इसको ध्यान से रखना। हिंदी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वृत्त का मतलब अधिकांश विद्वान है वो छंद से लेते हैं, छंद और चरित्र, ठीक है, वाले होने पर भी कविता और वनिता भूषण, वनिता भूषण का मतलब है यहाँ पर अलंकार और गहने के बिना सुशोभित नहीं होती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्त्री चाहे कितनी उत्तम जाति की हो, कितने ही अच्छे लक्षण हो, कितना ही सुंदर वर्ण हो, रसयुक्त हो और अच्छे व्रत मतलब अच्छे चरित्र वाली हो, ठीक है, तो वो होने पर भी कविता और वनिता मतलब कोई भी कविता, और वनिता का मतलब स्त्री, अगर स्त्री ने आभूषण नहीं पहन रखे तो वह शोभा नहीं देती। इसी प्रकार से इसमें भी कविता के बारे में भी यही बात लागू होती है कि अलंकार विहीन जो कविता है वो शोभा नहीं देती। केशव के विचार से रस, छंद और शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार का होना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि लक्षण आप समझ रहे होंगे, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। लक्षण मतलब कि जैसे कि आप किसी एक रोगी आदमी को उसके लक्षणों से ही पहचानते हैं कि इसको क्या रोग है, तो उसी प्रकार से ना काव्य के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो केशव ने क्या कहा कि रस, छंद और शब्द सौंदर्य ये तो जरूरी है ही है काव्य के लिए, साथ में अलंकारों की भी आवश्यकता होती है। इस पर भामा, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों का प्रभाव है, यानी कि जो भामा है, दंडी हैं, ये भी कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। इनकी परिभाषा अव्याप्ति दोष से युक्त है। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आचार्य केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, इनकी पंक्तियां ये हैं, इन पंक्तियों का अर्थ ये है, अलंकार को ये अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आचार्य श्रीपति। तो अपने काव्य सरोज में, यानी कि इनका ग्रंथ है, इन्होंने लिखा में रस पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिन तद्यपि प्रवीण। तो यहाँ पर क्या कहा है? इन 2 पंक्तियों का आप अर्थ देखिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पंक्ति किसकी हैं, तो ये श्रीपति की हैं, ठीक है। श्रीपति की रचना का क्या नाम है? काव्य सरोज। और काव्य सरोज में इन्होंने काव्य के क्या बताए? लक्षण बताए। और क्या लक्षण बताए? कि दोष रहित, यानी कि उसमें दोष नहीं होने चाहिए। दोष आपको पता है, काव्य के गुण और दोष पर आपने बातचीत की होगी। काव्य के गुण जब मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने काव्य के कुछ गुण बताए थे, और काव्य के गुण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। जैसे भरत मुनि की बात करूं तो इन्हें काव्य के 10 गुण माने हैं और 10 ही दोष माने हैं। अब जैसे ओज है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, सुकुमारता गुण है, तो ये सारे गुण होते हैं, ठीक है।
ऐसे ही कुछ दोष भी होते हैं काव्य के दोष होते हैं, जैसे श्रुति से संबंधित दोष हो सकते हैं, या जैसे कि च्युत पद मतलब है कि जहाँ पर कोई पद छोड़ दिया गया हो, ठीक है, पद मतलब पदों की कमी हो, या फिर कोई पद अधिक लगा दिए गए हों, ठीक है, इस प्रकार से दोष होते हैं। ये सारे मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो समझ रहे होंगे कि श्रीपति क्या कहते हैं कि दोष रहित और गुण तथा अलंकारों से युक्त होने पर भी कविता रूपी नारी तब तक सुंदर नहीं लगती जब तक उसमें रस का माधुर्य नहीं होता। यहाँ पर श्रीपति जी कहते हैं कि किसी काव्य में चाहे वो दोष रहित हो, मतलब उसमें कोई दोष ना हो, और उसमें गुण ही गुण हो और अलंकार भी हो, लेकिन वो तब तक भी सुंदर नहीं है, चाहे उसमें कोई दोष ना हो, चाहे उसमें गुण ही गुण भरे हों, चाहे उसमें अलंकारों का महत्व हो, लेकिन फिर भी वो कविता नहीं है जब तक कि उसमें रस का माधुर्य न हो। अब रस की बात आते ही आपके दिमाग में 9 रस आ जाने चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी एक रस उसमें जरूर होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि जो श्रीपति हैं इन्होंने रस को महत्व ज़्यादा दिया है। और इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा था कि कौन सा पढ़ा था हमने अभी, अलंकारवादी, तो केशव ने किसको महत्व दिया, अलंकार को महत्व दिया, और जो श्रीपति हैं इन्होंने रस को महत्व दिया। ठीक है, आगे ऐसा लगता है कि आचार्य श्रीपति ने आचार्य केशव के मत का उन्हीं शब्दों में खंडन किया है। इस लक्षण में प्रयुक्त दोष बिनो शब्द या आप ये रहने दें, ठीक है, इन्हें समझने के लिए आप जरूर पढ़ लें, ये नहीं कि आप अपने नोट्स में एक एक बात को लिखेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जिससे समझ सकें अपने नोट्स को वो शब्द आप जरूर लिखें। तो आगे आचार्य चिंतामणि आते हैं, और चिंतामणि भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य के अंदर। इनका एक ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। ये मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया था, जब रीतिकाल पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था बहुत अच्छे से चिंतामणि के बारे में। इनके 2 हैं, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु। तो ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में काव्य प्रकाश के आधार पर कविता का लक्षण इस प्रकार दिया है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है इसका हम अभी देखते हैं। तो पंक्ति का अर्थ है, शब्द अर्थ, अभी 2 पंक्तियां हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पंक्तियां आपको याद रखनी है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ये चिंतामणि की हैं, ठीक है, चिंतामणि की पंक्ति है, एक तो ये बात रखनी है, एक केशव की पंक्ति आपको याद रखनी है, और श्रीपति की भी। अब इन्होंने क्या कहा, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। तो ये पंक्ति दोनों आपको याद रखनी है कि ये पंक्ति चिंतामणि की है और काव्य लक्षण के संदर्भ में इन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। पंक्ति का अर्थ है गुण एवं अलंकार से युक्त और दोष से मुक्त, यानी कि जिस काव्य में गुण हो और अलंकार हो और दोष मुक्त हो, मतलब जिसमें काव्य दोष न हो, अर्थपूर्ण शब्द रचना को ही क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। शब्द अर्थ वारो कविता, मतलब शब्द और अर्थपूर्ण शब्द रचना कोई क्या कहते हैं, विबुद्ध कहत कोई, तो मतलब उसी कोई क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में अलंकार की अनिवार्यता नहीं मानी, पर इसमें अलंकार अनिवार्य कर दिए हैं, अतः ये लक्षण हेमचंद्र के लक्षण से अधिक साम्य रखता है। ठीक है, कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है, चिंतामणि के ग्रंथ आपको याद रखना है, इनकी 2 पंक्तियाँ आपको याद रखना है, और पंक्तियों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली बात आती है आचार्य कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र ने क्या कहा, अपने ग्रंथ रस ग्रहण में दी गई परिभाषा और वाक्य रसात्मक काव्यम की आलोचना करके अपना निजी काव्य लक्षण दिया। ठीक है, इन्होंने मतलब ये आचार्य मैंने बताया था विश्वनाथ का है, सारे विश्व में क्या है, रस ही रस है, बताया था ना मैंने। तो आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है और इसकी आलोचना की किसने, कुलपति मिश्र ने, और फिर इन्होंने अपना एक नया काव्य लक्षण बताया। क्या काव्य लक्षण बताया,
जगते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, शब्दरु मतलब शब्द और अर्थ, कवित जगते अद्भुत सुख सदन अर्थात संसार से विलक्षण आनंद देने वाला शब्दार्थ ही क्या है, काव्य है। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है हिंदी में भी और इसके संस्कृत में भी। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है, किसकी है, कुलपति मिश्र के। कुलपति ने केवल शब्द और अर्थ के योग को काव्य न कहकर विलक्षण आनंद या सुख देने वाली रचना को काव्य कहा है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि पीजीटी में ना आजकल ऐसे पॉइंट देने लग गए हैं। महाकवि देव, अब देव भी आपको पता है, ये देव भी कौन है कि रीतिकाल के कवि हैं। और आप देख रहे होंगे कि रीतिकाल के ही कवियों ने काव्य के लक्षण ज़्यादातर क्यों दिए, क्योंकि आपको पता है कि रीतिकाल के अंदर एक परिपाटी चल रही थी लक्षण ग्रंथ लिखने की। ठीक है, लक्षण ग्रंथ वो कैसे लिख रहे थे, ये इनकी मूल उपज नहीं थी, ये भी संस्कृत के आचार्यों की देखा देखी ही लक्षण ग्रंथों की क्या कर रहे थे, रचना कर रहे थे। इसीलिए लक्षण जब हम पढ़ रहे हैं काव्य के, तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों का यहाँ पर नाम आ रहा है। अपने ग्रंथ काव्य रसायन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, और काव्य रसायन रचना किसकी है, कवि देव की। काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, काव्य का स्वरूप क्या बताया इन्होंने, शब्द जीव तिथि अर्थ मन, रस में सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। इसमें काव्य पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण है। शब्द जीव है, मतलब शब्द जीव, शब्द को क्या कहा है, जीव कहा है। अर्थ मतलब शब्द का जो अर्थ है उसे क्या कहा है, मन कहा है। जैसे किसी जीव का जो मन है वो रस में सुजस शरीर, रस से युक्त यशस्वी उसका शरीर है, और दोनों प्रकार के अर्थात मात्रिक और वार्णिक छंद उसकी गति है, चलत वह जुग छंद गति, ठीक है, और अलंकार उस गति की गंभीरता है। तो आप समझ रहे होंगे ये बात किसने कही, कवि देव ने कही कि इसमें काव्य पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण है। काव्य जो है ना, ये जो काव्य है, जो काव्य तो आप पढ़ ही रहे हैं काव्य शास्त्र कि काव्य को किसका रूपक कहा है, यहाँ पर पुरुष का रूपक कहकर स्पष्टीकरण दिया है इन्होंने काव्य लक्षण का। किसने दिया है, कवि देव ने, कि एक पुरुष को जिस तरीके से पुरुष का जीव, उसका मन और रस से युक्त यशस्वी उसका शरीर होता है, उसी प्रकार से अगर और मनुष्य की क्या होती है, गति भी होती है, और उसकी गति में क्या होती है, गंभीरता होती है, वही मनुष्य जो है ना सही लगता है। तो वैसे इन्होंने कहा है कि शब्द क्या है, जीव है, और शब्द का अर्थ है वह मन है, और रस से युक्त यशस्वी उसका शरीर, यानी कि काव्य का शरीर किसको कहा है, रस को कहा है। काव्य का मन किसको कहा है, अर्थ को कहा है। काव्य को जीव यहाँ पर शब्द को कहा है, यानी कि जो कविता के अंदर शब्द हैं वो एक जीव की तरह हैं। और दोनों प्रकार के आपको पता है छंद जो हैं दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक छंद होते हैं। तो दोनों ही छंद उसकी गति हैं, और अलंकार उस गति की क्या है, गंभीरता है। अगर ऐसा काव्य है तो वही काव्य है, किसकी नज़रों में, देव की नज़रों में। तो ये लक्षण बताए हैं जहाँ पर पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण करके काव्य लक्षण दिए कवि देव ने। उसके बाद आता है देव की धारणा विलक्षण है, जिसमें शब्द को शरीर न मानकर रस को शरीर माना है, यानी कि रस को अधिक महत्व देते हैं। गति की गंभीरता भाव पर निर्भर करती है। देखिए आपको मैंने बताया था सबसे पहले ही, काव्य किसे कहते हैं, जिसमें काव्य में क्या होते हैं, भावों की ज़्यादा अभिव्यक्ति होती है, भाव ज़्यादा महत्व रखते हैं, और भावपूर्ण रचना को ही क्या कहते हैं, हम काव्य कहते हैं। ठीक है, अलंकार पर नहीं, गति की जो गंभीरता है काव्य की वो भाव पर निर्भर नहीं करती, यहाँ पर किस पर निर्भर करती है, अलंकार पर निर्भर करती है। किसके अनुसार निर्भर करती है, कवि देव के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं। अब ये तो हिंदी के थे, अब कुछ एक आधुनिक विद्वान भी है और उनकी पंक्ति देकर पूछ ली जाती है, ये भी आपको याद रखना है।
मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको। अब देखो ये चीज़ आप समझेंगे क्योंकि ये आधुनिक काल के कवि हैं और मैं जो पढ़ा रही हूँ हम भी समझ लो इसी काल में आते हैं। तो मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। देखो कोई व्यक्ति काव्य की रचना कब करता है, मान लो मैं ही हूँ, मैं कविता लिखना चाहती हूँ। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं अचानक से लिखने लग जाऊंगी। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को देखकर मेरे मन में कोई ना कोई भाव जागृत होंगे, मतलब भावनाएं आएंगी और उन्हीं भावनाओं को जब मैं शब्दों का रूप दूंगी तो वो काव्य कहलाएगा। इसी तरीके से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मनोभाव यानी कि मन के भाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है। चाहे चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। कह रहा कि चाहे पद्य रूप में लिखें चाहे गद्य रूप में लिखें, जब मन के भाव जो है ना शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तो वह कविता है। ये बात कही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इससे स्पष्ट है कि समस्त मनोभावों का प्रकाशन कविता में हो जाता है, चाहे जो भी हो उसे जिस प्रकार भी प्रकट करे। अतः ये लक्षण उपयुक्त नहीं है, मतलब इस लक्षण को उपयुक्त नहीं मानते। अब देख मत आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत आपको पता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। शुक्ल जी ने 2 काव्य लक्षण बताए। कौन कौन से काव्य लक्षण बताए? नंबर 1, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। और रामचंद्र शुक्ल जी की सोच सबसे अलग है। इन्होंने कहा कि जो कविता है ना, यहाँ अभी तक के आचार्य तो आप देख रहे होंगे कि सभी किस पर बात कर रहे थे? रस, कोई छंद, कोई अलंकार, कोई गुण, कोई शब्द और कोई अर्थ। इन्हीं यही जो है काव्य के लक्षण बता रहे थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? कविता जीवन और जगत की क्या है? अभिव्यक्ति है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। यहाँ पर सत्वोद्रेक का मतलब है मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण लगा लो आप, सत्य, सत्व, रज और तम। सत्व, सत्य, रज और तम। तो रजोवर्ती से क्या होता है? इस संसार की सृष्टि होती है। तम का मतलब अंधकार होता है और सत्य तो आपको सभी जानते हैं, सच्चाई, सत्य। तो कह रहे कि जब सत्य का उद्रेक होता है ना तो हृदय क्या हो जाता है? सभी अवस्थाओं से हमारा हृदय मुक्त हो जाता है। और कवि कह रहा है कि जब मुक्त अवस्था से व्यक्ति अगर कोई रचना करता है तो वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहले लक्षण में कविता के सदा रहने वाली नव्यता और विविधता का संकेत मिलता है, यानी कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो मनुष्य के जीवन में जो जो उतार चढ़ाव आते जाएंगे उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो उसमें नव्यता आती रहती है। तो उसी प्रकार कविता में भी नव्यता आएगी और विविधता का संकेत मिलता है। जगत में विविधता है तो इसमें भी विविधता आनी जरूरी है, जो कि रमणीयता का रूप है। तो ये आप भाई इन्हें पढ़ लेना, ठीक है? ऐसे तो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है? ये एक छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण धारणा प्रसाद जी की है। और क्या है इनकी? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। मतलब जब आत्मा किसी चीज की संकल्प कर लेती है तो उसकी अनुभूति ही क्या है? काव्य है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। मतलब उसका ना तो हम कोई विश्लेषण कर सकते, ना उसके लिए कोई विकल्प है और ना ही विज्ञान से उसका कोई संबंध है। वह एक प्रेममयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस लक्षण के कई दोष हैं। पहला दोष है अस्पष्टता। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति पद स्पष्ट नहीं, क्योंकि संकल्प विकल्प मन के गुण हैं। विज्ञान से संबंध न बताते हुए भी आगे प्रसाद जी ने काव्य को अनुभूति ही माना, जबकि वास्तव में वह अभिव्यक्ति है, अनुभूति नहीं अभिव्यक्ति है। तो ना आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये पंक्ति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जिसमें काव्य के लक्षण बताए गए हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा ने क्या कहा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं।
तो यहाँ पर सभी विद्वानों ने इसकी आलोचना करके उसके पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखे हुए होते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कह रहा कि कविता है ना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा उसकी जो भावनाएं हैं उसको चित्रित करती है, उन भावनाओं को हमें बताती है कि किसी व्यक्ति की क्या भावनाएं हैं। और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में भी, कह रहा कि उन्हीं भावनाओं को पढ़कर या सुनकर या देखकर किसी दूसरे व्यक्ति के मन में भी वही भावनाएं आविर्भूत होती हैं। तो ये लक्षण किसने बताया? महादेवी वर्मा ने। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति, अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये पंक्ति किसके है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये भी छायावादी युग के कवि हैं। ये परिभाषा भी अस्पष्ट, अधिकांश विद्वानों ने इसके बारे में भी यही कहा कि ये परिभाषा भी अस्पष्ट है, क्योंकि परिपूर्ण क्षण किसे कहा जाए? आप देखो, ये हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है। मेरा जो नज़रिया है वो परिपूर्ण क्षण मानने का अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का अलग है। तो यहाँ पर विद्वानों में ये मत है कि परिपूर्ण क्षण कौन से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई परिपूर्ण क्षण होगा, अतः उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति को कवि कहना चाहिए, अतः ये लक्षण सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की थी। उसके बाद अंग्रेजी काव्य लक्षण, अब ये हमारे इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर काव्य लक्षण आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और ये आप समझ रहे होंगे ये हिंदी काव्य लक्षण, ठीक है, वो थे संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो जमकर लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।